नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है लोधाई क्लासेस के बीए प्लेटफॉर्म पर। बीए थर्ड ईयर में पॉलिटिकल साइंस के अंदर तुलनात्मक विश्व संविधान दैट मीन्स की कॉम्परेटिव वर्ल्ड कॉन्स्टिट्यूशन वाली सीरीज को हम स्टार्ट कर चुके हैं और आज हम बात करने जा रहे हैं इसके डे 2 पर, अर्थात की लेक्चर नंबर 2 में। ठीक है ना। तो आज हम सेकेंड टॉपिक पर डिस्कस करने जा रहे हैं और आज का हमारा टॉपिक है ब्रिटेन में संसदीय लोकतंत्र की शुरुआत और ब्रिटेन संविधान के स्रोतों के बारे में। क्लियर है। तो आज का ये हमारा मेन टॉपिक होगा और प्रयास करेंगे कि ये टॉपिक आज के इस लेक्चर के माध्यम से ही कंप्लीट आपको समझ आने के साथ साथ आपको याद भी हो जाए, अलग से आपको याद करने की आवश्यकता ना पड़े। तो आइए शुरू करते हैं अपनी सीरीज को। विशेष रूप से जो नए छात्र हैं उनको एक बार मैं बताना चाहूंगा कि दोस्तों ये जो सीरीज चल रही है इसमें हिंदी और इंग्लिश दोनों ही माध्यम में कंटेंट आपको मिलने वाले हैं। तो यदि आप इंग्लिश मीडियम से भी हो तो भी आपको अब चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि पहले जो हमारे सेशन चलते थे वो सिर्फ आपको हिंदी में ही कंटेंट मिलता था। अब यहाँ पर इंग्लिश में भी मिलेगा और नोट डाउन कुछ भी नहीं करना होता है, क्योंकि मैं आपको एक प्रॉपर नोट्स प्रोवाइड करता हूं जिसके माध्यम से आप लोग रिविजन लगा सकते हैं। ठीक है ना। तो यदि आपके सिलेबस में ये सब्जेक्ट है तो अब आपको किसी भी बारे में कुछ भी सोचने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हर एक टॉपिक पर मैं क्लास लेने वाला हूं और उस हर एक टॉपिक का नोट्स भी मैं आपको प्रोवाइड करने वाला हूं। तो अब टेंशन पूरी तरह से छोड़ दीजिए इस सब्जेक्ट की। आइए शुरू करते हैं सेशन को। तो दोस्तों यदि आप सिर्फ इसी टॉपिक पर आए हैं या इसी सब्जेक्ट पर आए हैं ना, तो याद रखिएगा कि YouTube पर ही मेरे द्वारा फ्री कोर्सेस बीए के लिए लॉन्च कर दिए गए। फ्री कोर्सेस है ना, कोई चार्जेस नहीं है। ये सारे सब्जेक्ट आपके लिए यूट्यूब पर ही मैंने डलवा दिए हैं। बीए फर्स्ट सेकंड थर्ड ईयर तीनों ही ईयर के बहुत सारे सब्जेक्ट है, लगभग मैक्सिमम सब्जेक्ट है जो आपके सिलेबस में हो सकते हैं, वो सभी सब्जेक्ट आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। तो इसी चैनल की प्लेलिस्ट को विजिट करना, वहां पर आपको सारे सब्जेक्ट देखने को मिल जाएंगे। हर लेक्चर की डिस्क्रिप्शन में उसके नोट्स अवेलेबल है। जैसा कि आज के इस लेक्चर की डिस्क्रिप्शन में देखोगे तो आज के इस क्लास का नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। क्लियर है। इसके अलावा बहुत सारे मटेरियल है जो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाता है। और इन सब के अलावा यदि आप किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं या करना चाहते हैं तो भी आप किसी भी प्रतियोगी जैसे कि यूपीएससी, पीएससी, रेलवे, एसआई, बैंकिंग, कोई सी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करना चाहते हो तो आपको यहाँ प्रज्ञान हिंदी नाम का एक यूट्यूब चैनल है जो मेरे द्वारा ही स्टार्ट किया गया है, उसे जाकर के ज्वाइन कर लीजिए। तो वहां पर आपको जो भी क्लासेस अपलोड होगी उसके नोटिफिकेशन आपको मिल जाएंगे। एक प्रॉपर स्ट्रेटेजी के साथ में ज्ञान हिंदी पर मैं आ रहा हूं। अभी मैंने वहां पर शुरुआत की है ल्यूसेंट जीके के फैक्ट को डिकोड करने वाली क्लासेस स्टार्ट की है, जिसमें डे 15 हो चुके हैं। क्लासेस कंटिन्यू चल रही है, उसमें कम से कम 15,000 फैक्ट हम डिस्कस करेंगे प्रज्ञान हिंदी पर। उसके बाद में डिटेल क्लासेस उसके लेकर के आएंगे एक प्रॉपर स्ट्रेटेजी के साथ में, ताकि आप किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो तो उसका जीके जो है ना, जीएस की जो क्लासेस है वो सब, या जीएस के जो सब्जेक्ट है वो सारे कवर हो जाए, सारे कंप्लीट हो जाए। ये जो आप देख रहे हैं इस सिलेबस है आपका, जिसके अकॉर्डिंग हमने क्लासेस चालू की है। आप ही का सिलेबस है। इसमें फर्स्ट टॉपिक हमारा अभी चल ही रहा है। फर्स्ट टॉपिक में हमने एक सेशन लिया है संविधान का विकास, ब्रिटेन के संविधान का विकास, और इसी का पार्ट है संसदीय लोकतंत्र की यात्रा। ठीक है ना। तो इस पर हमारा सेशन लेक्चर नंबर 2 के रूप में चल रहा है। क्लियर है। और इसके बाद में अर्थात कि कल आपको क्लास देखने को मिलेगी ब्रिटिश संविधान की प्रमुख विशेषताएं। तो ये चैप्टर वाइज चैप्टर हमारी सभी क्लासेस आपको मिलती रहेगी। पूरी 5 यूनिट है जैसा कि आपके सिलेबस में है। ठीक है ना। ये 4 नहीं, ये यूनिट 5 है। क्लियर है। तो आइए शुरू करते हैं अपने सेशन को। शुरू करें उससे पहले टेबल ऑफ कंटेंट पर जरा नजर डाल ले कि आज के पूरे लेक्चर में क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो टॉपिक तो हमारा ब्रिटिश संविधान का विकास ही है, एवोल्यूशन ऑफ ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन। आज हम पॉइंट नंबर 1 के रूप में पढ़ेंगे ब्रिटेन में संसदीय लोकतंत्र की शुरुआत, बिगिनिंग ऑफ द पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी इन ब्रिटेन। इसके अलावा सेकेंड पॉइंट के रूप में हम पढ़ेंगे इसके सोर्सेस और एलिमेंट को, ब्रिटिश संविधान के सोर्सेस क्या क्या है और एलिमेंट क्या क्या है। क्लियर है। तो दोनों को हम विस्तार से साथ ही साथ में व्यवहारिक रूप से समझने का प्रयास करेंगे, ताकि कोई डिफिकल्टी या कोई भी डाउट हमारे क्लासेस में ना रहे। आइए एक एक करके इनको समझना प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले लेंगे ब्रिटेन में संसदीय लोकतंत्र की शुरुआत।
एक तरफ आपको हिंदी कंटेंट मिलेगा और एक तरफ आपको इंग्लिश वाला कंटेंट मिलेगा, जिससे आप इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे भी इससे प्रॉपर तरीके से तैयारी कर पाएंगे। चलिए शुरू करते हैं अपने आज के सेशन को, जिसमें हम बात करेंगे ब्रिटेन में संसदीय लोकतंत्र की शुरुआत। दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आपने इससे पहले वाली क्लासेस को देखा होगा, तो वहां से एक्चुअल में क्या होता है ना, इस हिस्ट्री की तरह ही पॉलिटिकल साइंस में भी एक लिंक बनती है। तो यदि आपने पिछला सेशन देखा होगा तो अब आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि पिछले सेशन में हमने देखा था ब्रिटेन का जो संविधान का जो विकास हुआ है वो विभिन्न कालों में हुआ है, अलग अलग टाइम पीरियड में हुआ है। उसमें लास्ट वाला टाइम पीरियड था वो था हैनोवर काल। कौन सा था दोस्तों? हैनोवर काल। तो हमने वहां पर देखा था कि जो हैनोवर काल आया था, इस हैनोवर काल के आते आते यहां तक आने में राजा की जो शक्ति थी, पावर थी ना, वो काफी कम हो चुकी थी और इसकी अपेक्षा संसद की पावर बढ़ने लगी थी। क्यों? क्योंकि राजा के बहुत सारे अधिकार अब तक संसद के पास जा चुके थे। अब याद रखिए यार, संसद के पास राजा के अधिकार चले गए, मतलब राजा थोड़ा कमजोर पड़ने लगा, संसद जो है अब थोड़ी शक्तिशाली होने लगी। तो संसद किसी एक व्यक्ति की तो होती नहीं है, वहां तो मंत्रीगण होते हैं, और मंत्रीगण होंगे मतलब क्या कि वो जनता का प्रतिनिधित्व करने वाले मंत्रीगण होंगे। समझ रहे ना? तो कहने का अर्थ है कि अब यहां ब्रिटेन में हैनोवर काल के बाद में या हैनोवर काल के शुरू होते ही ब्रिटेन में अब जनता की पावर बढ़ने लगी थी। जनता मतलब मैं संसद को बोल रहा हूं, ठीक है। अब जनता की पावर बढ़ने लगी थी और राजा की पावर कम होने लगी थी। तो जब किसी राष्ट्र में जनता की पावर बढ़ने लगे और राजा कमजोर पड़ने लगे, तो समझिए कि वहां पर लोकतंत्र की शुरुआत हो रही है, ठीक है। तो इसी क्रम में अर्थात कि हैनोवर काल में ब्रिटेन में भी कुछ ऐसी ही घटना घटी। जैसे ही हैनोवर काल लागू होता है, हैनोवर वंश के राजा शासन करने लगते हैं ब्रिटेन में, वैसे ही ब्रिटेन में संसदीय लोकतंत्र की शुरुआत हो चुकी थी। ब्रिटेन में जो संसदीय लोकतंत्र की शुरुआत हुई वो अचानक से नहीं हुई, बल्कि स्टेप बाय स्टेप हुई थी, कुछ चरणों में हुई थी। तो उन्हीं चरणों पर आज हम डिस्कस करने वाले हैं। विशेष रूप से अगर हम देखें तो यहां पर पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी के स्टार्ट होने के ये 4 प्रमुख स्टेप थी, 4 स्टेज थी। सबसे पहले हम बात करेंगे राजा की शक्तियों का पतन। जैसे ही हैनोवर काल प्रारंभ होता है वैसे ही राजा की शक्तियां कम होने लगी थी और संसद की शक्तियां बढ़ने लगी थी। दूसरा चरण आता है तो कैबिनेट का विकास होने लगा। तीसरे चरण में लोकसभा की शक्तियां बढ़ने लगी और चौथे चरण में दलीय पद्धति का विकास हो गया। जब दलीय पद्धति का विकास हुआ तो अब समझिए कि राजा का तो अस्तित्व ही समाप्त होने लगा था। लेकिन फिर भी ब्रिटेन के संविधान में सम्राट का अस्तित्व पहले भी था और आज भी बना हुआ है, लेकिन बस उसकी जो स्थिति थी वो स्थिति परिवर्तित हो गई, बदल गई, ठीक है। तो इन चारों स्टेप को अब हम 1 बाय 1 करके थोड़ा सा डिस्कस करेंगे, ताकि एक एक बात आपको पूरी तरह से क्लियर हो जाए। चारों स्टेप, चारों जो चरण थे इसके शुरुआत के 4 स्टेप। सबसे पहले राजा की वास्तविक शक्तियों का पतन। राजा की वास्तविक शक्तियों का पतन। सब ओके है? दोस्तों कहीं साउंड वगैरह कुछ प्रॉब्लम आए ना तो कमेंट कर दिया करे यार आप लोग, तो क्लास जब चालू रहती है तो समझ नहीं आता, पता नहीं चलता उसका, ठीक है। चलिए, राजा की वास्तविक शक्तियों का पतन। तो जैसा मैंने अभी आपको बताया कि जब हैनोवर वंश के राजा सत्तारूढ़ होते हैं ब्रिटेन की संसद, ब्रिटेन के सिंहासन पर, तो उस समय से राजा की शक्तियां कम होने लगी थी। दरअसल कहानी कुछ ऐसी है कि हैनोवर राजाओं से पहले के जितने भी राजा आए थे, विभिन्न जो उनके काल थे, जिस काल में ब्रिटेन के संविधान का विकास हुआ, जिन कालों के हमने कल डिस्कस किया था, उन सभी कालों में अगर हम लास्ट वाले हैनोवर काल को छोड़ दें तो उससे पहले जो मंत्री हुआ करते थे या जो राज्य के कर्मचारी हुआ करते थे, उन सबकी नियुक्ति कौन करता था? राजा करता था। इसका मतलब यह हुआ कि राजा के ही हाथ में सारी मुख्य शक्तियां हुआ करती थी। लेकिन हैनोवर वंश के जो राजा थे जॉर्ज प्रथम, जैसे ही ये इंग्लैंड की गद्दी पर बैठते, इंग्लैंड के सिंहासन पर बैठते हैं, वहीं से इन राजाओं की शक्तियां अब कम होने लगती है। अर्थात ये कि इन राजाओं की शक्तियां धीरे धीरे संसद के हाथों में पहुंचने लगती है। तो हालांकि राजा की संपूर्ण शक्तियां संसद के पास नहीं गई, बल्कि जो प्रमुख शक्तियां थी, जो मुख्य पावर थी, जो प्रमुख शक्तियां थी राजा की, वो प्रमुख शक्तियां अब संसद के पास जाने लगी। अब राजा के पास शक्तियां बहुत कम हो चुकी थी। इसी को कहा हमने राजा के अधिकार का पतन होना। दूसरा चरण आता है जिसमें कैबिनेट का अब विकास होने लगा था।
इसका मतलब ये हुआ कि हेनोवर वंश के जो राजा थे, उन राजाओं को अंग्रेजी नहीं आती थी और ब्रिटेन में तो अंग्रेजी ही चलती थी। तो अंग्रेजी नहीं आने के कारण अब समझिए कि जब वहां मंत्रिमंडल की जब बैठक हुआ करती थी संसद में, तो उसमें सबसे प्रमुख स्थान किसका था? राजा का हुआ करता था। अब चूंकि राजा को तो अंग्रेजी आती ही नहीं थी, तो इसलिए राजा वो मीटिंग ही अटेंड नहीं करता था, नहीं जाता था मीटिंग में, मंत्रिमंडल की बैठक में ही नहीं जाता था। तो अब चूंकि राजा के पद को कोई तो पूरा करेगा, खाली तो छोड़ नहीं सकते थे, तो इसलिए वो जो मंत्री हुआ करते थे, जो मंत्रिमंडल के जो मंत्री थे, उन सभी मंत्रियों ने चुनकर के एक व्यक्ति को उस कुर्सी पर बिठा दिया। तो उस व्यक्ति को जब बिठाया तो वो मुख्य व्यक्ति बन गया, अर्थात कि मुख्य जो मंत्री था उन मंत्रियों का मुख्य अर्थात कि प्रधान बन गया सभी मंत्रियों का। तो वहीं से ये परंपरा प्रारंभ हुई प्रधानमंत्री की। बात समझ आई? प्रधानमंत्री की परंपरा स्टार्ट हुई। तो मंत्रिमंडल की बैठकों में शामिल ना होने के कारण राजा की शक्तियां और धीरे पड़ने लगी। राजा का स्थान धीरे धीरे मंत्रिमंडल में प्रधानमंत्री लेने लगा और यहीं से जो है ये मंत्रिमंडल में जो है ये मंत्रिमंडल की जो प्रणाली थी ना, ये चल पड़ी, ये लागू हो गई। ये क्रम कंटिन्यू रहता है और शासन में मंत्रिमंडलीय प्रणाली की जो प्रथा थी ये प्रारंभ हो जाती है, जो आज तक चली आ रही है। मंत्रिमंडलीय प्रणाली का मतलब कि जो मंत्रिमंडल होगा उसमें एक मंत्रियों का एक प्रमुख होगा जिसे हम प्रधानमंत्री कहते हैं। तो अब जैसे ही प्रधानमंत्री बना, उन मंत्रियों का एक मंत्री प्रधान बना, वैसे ही राजा के जो सारे जो बहुत ज्यादा मुख्य अधिकार थे वो सारे उस प्रधानमंत्री के हाथों में चले गए। अब प्रधानमंत्री के हाथों में मुख्य अधिकार जाने से अब राजा के पास क्या बचा? अरे भाई, राजा तो बस अब खाली नाम मात्र का राजा बचा है, बाकी मुख्य वास्तविक राजा कौन बन गया? प्रधानमंत्री बन गया। और उसी प्रथा को, उसी संसदीय प्रणाली को, उसी मंत्रिमंडलीय प्रणाली को आज हम फॉलो करते हैं। हमारे संविधान ने भी उसी प्रणाली को अपनाया है। बात समझ आई? तो इस आधार पर यदि हम कहें तो इस दुनिया का सबसे पुराना कोई अगर लोकतंत्र है तो वो ब्रिटेन का लोकतंत्र सबसे पुराना है। जिस तरह से दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र भारत है, उसी प्रकार से दुनिया का सबसे पुराना लोकतंत्र ब्रिटेन कहलाता है। क्लियर है? तो इसके बाद में तीसरा चरण आता है जिस क्रम में लोकसभा की शक्तियां बढ़ने लगती है। आप समझिए, यहां पर पहले हमने राजा की शक्तियों को कम होते हुए देखा, उसके बाद में हमने संसद में मंत्रिमंडलीय प्रणाली की शुरुआत देखी। मंत्रिमंडलीय प्रणाली हुई तो वहां पर भी कुछ अंग बनने लगे, किसके? संसद के अंग बनने लगे। और संसद के अंगों में भी जो लोकसभा जो प्रमुख अंग था संसद का, वो शक्तिशाली होने लगा। अब चूंकि लोकसभा का जो संसद का जो सदन था या अंग था लोकसभा, उसकी शक्तियां जब बढ़ेगी तो क्या होगा दोस्तों? जनता को और ज्यादा अधिकार मिलने लगेंगे। समझिएगा, जनता का प्रतिनिधित्व और बढ़ने लगेगा। तो हालांकि कहावत यह थी कि जो हेनोवर वंश था, इसके प्रारंभ होते ही संसद के अधिकार बढ़ने लग गए थे, लेकिन अभी तक संसद के अधिकार तो बढ़ रहे थे, लेकिन अभी तक अर्थात कि हेनोवर वंश जैसे ही प्रारंभ हुआ वैसे ही संसद के अधिकार तो बढ़े, लेकिन संसद जो प्रतिनिधित्व करता था जिस जनता का, वो बहुत कम जनता का प्रतिनिधित्व करता था। मतलब संपूर्ण राष्ट्र का प्रतिनिधित्व नहीं करती थी संसद। लेकिन संसद के ये प्रमुख जो अधिकार थे, अर्थात कि संपूर्ण राष्ट्र की जनता का प्रतिनिधित्व करने का अधिकार संसद को कब मिला? 1714 से मिला। और जैसे ही संसद को संपूर्ण राष्ट्र के जनता का प्रतिनिधित्व करने का अधिकार मिला 1714 से, वैसे ही अब संसद में लोकसभा, जिसमें जनता के द्वारा चुनकर के नेता अर्थात कि मंत्री आते थे और अपनी सरकार बनाते थे, वो प्रमुख हो गए। संपूर्ण शक्तियां अब उस लोकसभा के सदन के पास में आ गई। वहीं से अब राजा हकीकत में वास्तविक रूप से एक नाम मात्र का राजा ही बन गया, जिसे आज वर्तमान में हम इंग्लैंड के सम्राट कहते हैं। ठीक है, तो इंग्लैंड का सम्राट एक नाम मात्र का सम्राट है। जैसे कि भारत में भारतीय राष्ट्रपति के पास तो फिर भी बहुत सारी शक्तियां, इंग्लैंड के सम्राट के पास उतनी भी शक्तियां नहीं है, याद रखिएगा। चलिए, इसके बाद में अंतिम चरण आता है जिसमें द्विदलीय पद्धति का विकास हो जाता है। अरे भाई, इससे पहले हेनोवर वंश से पहले की अगर हम बात करें तो उस समय अगर
समझिएगा कहानी को। उस समय इंग्लैंड में कोई अगर मान लो कोई राजनीतिक दल है जो सरकार चला रहा है, जो सम्राट का कृपा पात्र है, अब ऐसे समय में अगर कुछ लोगों ने मिलकर के दूसरा राजनीतिक दल बना लिया ना, तो उस दल को पता क्या कहा जाता था? देशद्रोही कहा जाता था, राष्ट्र विरोधी दल कहा जाता था। लेकिन अब परिस्थितियां बदल चुकी थी। जैसे जैसे संसद की वैल्यू बढ़ने लगी, वैसे वैसे परिस्थितियां बदल चुकी थी। अब यहां पर अगर कोई नया राजनीतिक दल भी आता है तो उसका भी उतना ही सम्मान किया जाएगा जितना कि पुराने राजनीतिक दल का किया जाता था। और यह शुरुआत हुई कैसे? तो यह शुरुआत अचानक से नहीं हुई, बल्कि घटना घटी ब्रिटेन में। घटना क्या घटी दोस्तों? कि आपने सुना होगा चार्ल्स द्वितीय के एक भाई हुआ करते थे जिसका नाम था जेम्स द्वितीय। जेम्स द्वितीय, तो चार्ल्स द्वितीय का भाई था जेम्स द्वितीय, जो कि सही शासक नहीं था, जनता उसको पसंद नहीं करती थी। उसी को देखते हुए जेम्स द्वितीय को राजगद्दी से, अर्थात कि इंग्लैंड की कुर्सी से, इंग्लैंड के सिंहासन से हटाने के लिए संसद में एक बिल पेश किया गया, एक अधिनियम पेश किया गया, एक अधिनियम बनाया गया कुल मिलाकर के। तो अधिनियम जैसे ही पेश हुआ संसद में जेम्स द्वितीय को हटाने के लिए, वैसे ही जेम्स के जो समर्थक थे वे इसका विरोध करने लगे इस बिल का, कि भाई ऐसे कैसे कर सकते हो। तो अब यहां पर दो पक्ष हो चुके थे, एक बिल पास करवाने वालों का और एक इसका विरोध करने वालों का। तो दोनों की अलग अलग पार्टियां दोनों की बन गई और दोनों पार्टियों के नाम अलग अलग हो गए। एक पार्टी हिक्स पार्टी कहलाई, एक हेक्स दल कहलाया और दूसरा टोरी दल कहलाया। दोनों दल अलग अलग बन गए, एक जेम्स द्वितीय का समर्थन करने वाले और एक विरोध करने वाले। दोनों दल आगे जाकर के इंग्लैंड के शक्तिशाली राजनीतिक दल का रूप इन्होंने धारण कर लिया और यहीं से इंग्लैंड में अर्थात कि ब्रिटेन में द्विदलीय प्रणाली की शुरुआत हो जाती है। बात समझ आई क्या? तो इस प्रकार से ब्रिटेन में संसदीय लोकतंत्र की धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप करके शुरुआत होती है। क्या पूरी कहानी समझ आई आप लोगों को? ब्रिटेन में लोकतंत्र की शुरुआत कैसे हुई, क्लियर हुआ? ठीक है, ये 4 स्टेप के माध्यम से यहां पर। अब नेक्स्ट पॉइंट में हम पढ़ने वाले थे, नेक्स्ट पॉइंट में हम देखने वाले थे कि ब्रिटिश संविधान, जिसके विकास की हम पिछली क्लास में बात कर चुके हैं, जहां पर लोकतंत्र की शुरुआत की हम बात कर चुके हैं, तो उस देश के संविधान के एक्चुअल में स्रोत क्या है, उसके तत्व क्या है, स्रोत क्या है, मतलब कि जो संविधान से, इस संविधान से बना है ब्रिटेन का, वो स्रोत क्या है। और ये तो आप सभी जानते हैं कि ब्रिटेन का जो संविधान है वो लिखित संविधान नहीं है। तो लिखित संविधान ना होने के कारण आप ये नहीं कह सकते हो कि ब्रिटेन के पास तो कोई संविधान ही नहीं है, सिर्फ उसकी परंपराएं हैं। नहीं भाई, ब्रिटेन के पास भी भले लिखित ना है तो क्या हुआ, उसका खुद का एक संविधान है जो उसकी परंपराओं से डेवलप हुआ है। वो धीरे धीरे, काफी लंबे समय में धीरे धीरे वो डेवलप होकर के आज वर्तमान का रूप उसने धारण किया है। तो जहां जहां से, या कहें कि जिन जिन तत्वों से ब्रिटेन का संविधान डेवलप हुआ है, उन्हीं तत्वों को आज हम डिस्कस करेंगे कुछ विशेष रूप से। ये 5 स्रोत हम देखने वाले हैं। 5 कौन कौन से? सबसे पहले हम देखेंगे ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशनल कन्वेंशन को, अर्थात कि ब्रिटिश